नमस्कार। आज हम ज्ञान हासिल करने के एक बिल्कुल अलग नजरिए पर बात करेंगे। इसके प्रस्तावक लर्नोग्राफी कहते हैं। जी। और हमारी ये जो चर्चा है ये शिवा नारायण के लेखों और नोट्स पर आधारित है। वो एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को बनाया है। हाँ, शिवा नारायण। और ये जो लर्नोग्राफी है, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पढ़ाने का कोई नया तरीका भर नहीं लगता। मतलब जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये पारंपरिक शिक्षा से काफी हटकर है। हाँ, पारंपरिक तरीके से अलग। जी। इसका मकसद लगता है छात्रों को इंडिपेंडेंट बनाना, खुद सोचने वाले, खुद सीखने वाले। मतलब टीचर पर निर्भरता कम, सीधे किताबों से ज्ञान। हाँ, बिल्कुल सीधे बुक टू ब्रेन, जैसा वो कहते हैं। अच्छा, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि लर्नोग्राफी के जो मुख्य विचार हैं उनको समझा जाए। आखिर ये है क्या, पारंपरिक शिक्षा से कैसे अलग है, क्यों अलग है, और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लर्नोग्राफी आखिर है क्या। जैसा आपने कहा, स्रोत बताते हैं कि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ज्ञान कैसे ट्रांसफर होता है उस पूरी प्रक्रिया में एक बड़े फेरबदल का प्रस्ताव है। हाँ, मतलब पारंपरिक पढ़ाने के तरीके से हटकर। जी, जहाँ शिक्षक बोलकर ज्ञान देते हैं उससे अलग, इसका जोर सीधे किताब से मस्तिष्क तक ज्ञान पहुंचाने पर है। बुक टू ब्रेन। हाँ, और सोच ये है कि स्कूल सिर्फ सिखाने की जगह ना हो, तो क्या हो, वो ज्ञान को असल में ट्रांसफर करने और इनोवेशन यानी कुछ नया सोचने के केंद्र बने। ओके। और इस पूरी सोच के पीछे हैं शिवा नारायण। हाँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल। जी, जिन्होंने लर्नोग्राफी और इससे जुड़ी ब्रेन पेज थ्योरी को विकसित किया है। उनका काम काफी हद तक न्यूरो साइंस पर आधारित लगता है। मतलब ज्ञान हमारे दिमाग में कैसे प्रोसेस होता है इस पर। और उन्होंने छात्र विकास के अलग-अलग स्तरों की भी बात की है। स्तर जैसे? हाँ, जैसे प्री ट्रेनिंग, प्री ट्रेन्ड और नॉलेज ट्रांसफॉर्मर। ये शायद सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की बदलती भूमिकाओं को दिखाते हैं। अच्छा, और उन्होंने कुछ मॉडल भी दिए हैं, आपने बताया था। जी हाँ, कई मॉडल प्रस्तावित किए हैं, जैसे तक्षशिला मॉडल स्कूल, स्कूल 2020 की वास्तुकला, फिर संरचित कक्षा और लघु विद्यालय यानी मिनिएचर स्कूल्स, और एक वन डे वन बुक सिस्टम भी। वन डे वन बुक सिस्टम। ये नाम ही बताते हैं कि स्कूलों के ढांचे और काम करने के तरीके में बड़े बदलावों की बात हो रही है। बिल्कुल। तो फिर जो पारंपरिक शिक्षा है जैसी हम जानते हैं और ये लर्नोग्राफी, हाँ। इसमें बुनियादी फर्क क्या है? हाँ, देखिए, पारंपरिक सिस्टम में तो ज्ञान ज्यादातर शिक्षक से छात्र तक मौखिक रूप से पहुंचता है ना? हाँ, लेक्चर होते हैं, पीरियड बदलते हैं, विषय बदलते हैं। बिल्कुल। जबकि लर्नोग्राफी का दावा है कि ये ज्ञान को किताब से सीधे छात्र के दिमाग तक पहुंचाने पर केंद्रित है। ओके, सीधे किताब से दिमाग तक। जी, और दिलचस्प बात यह है कि ये मोटर विज्ञान के इस्तेमाल पर आधारित है। मोटर विज्ञान मतलब शारीरिक क्रियाओं से सीखने वाला विज्ञान। हाँ, मोटर साइंस। और यहाँ तक कहा गया है कि लर्नोग्राफी में छात्र के विकास का मतलब भी उसके ब्रेन पेज का विकास है। ये ब्रेन पेज शब्द बार बार आ रहा है, ये क्या चीज है, इसे समझना जरूरी होगा। बिल्कुल, और यहीं पर ब्रेन पेज थ्योरी आती है। अच्छा। ये थ्योरी कहती है कि असली सीखना तब होता है जब ज्ञान को बार बार दोहराया जाए और वो दिमाग में इस तरह से अंकित हो जाए मानो एक खास पन्ना या फाइल बन गई हो। दिमाग में एक फाइल? हाँ, एक तरह से, जिसे वो ब्रेन पेज कहते हैं। ये सिर्फ जानकारी सुनना या पढ़ना नहीं है, ये उसे सक्रिय रूप से दिमाग में बनाना और व्यवस्थित करना है। तो ये रटने से अलग कैसे है, क्योंकि दोहराना तो रटने में भी होता है। सही सवाल है। स्रोत बताते हैं कि ब्रेन पेज सिर्फ याद करना नहीं है, ये उस ज्ञान की एक संरचना, एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, मतलब सिर्फ याद नहीं बल्कि उसे समझना और व्यवस्थित करना। जी हाँ, और जैसा हमने कहा, छात्र विकास का मतलब ही इस ब्रेन पेज का मजबूत और व्यवस्थित होना है। ठीक है, तो ये ब्रेन पेज दिमाग में एक तरह की ऑर्गेनाइज्ड जानकारी की फाइल जैसा है। समझ गया। लेकिन इसमें मोटर विज्ञान की क्या भूमिका है, ये थोड़ा और समझने की जरूरत है। मोटर स्किल्स का मतलब तो हम आमतौर पे फिजिकल कामों से जोड़ते हैं, जैसे साइकिल चलाना या लिखना। हाँ, तो एकेडमिक विषयों को सीखने में इसका क्या काम? यहीं पर लर्नोग्राफी का नजरिया पारंपरिक सोच से अलग है। स्रोत बताते हैं कि लर्नोग्राफी सीखने की पूरी प्रक्रिया में मोटर विज्ञान के सिद्धांतों को शामिल करती है। कैसे?
उनका मानना है कि ज्ञान को सिर्फ दिमाग में बिठाना काफी नहीं है, उसे पक्का करने और इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए शारीरिक क्रियाएं यानी मोटर स्किल्स बहुत जरूरी हैं। मतलब उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, सोचिए किसी चीज के बारे में सिर्फ पढ़ने या सुनने की बजाय अगर आप उसके नोट्स बनाते हैं ओके। या उसका माइंड मैप बनाते हैं या उसे किसी और को समझाते हैं, हाँ इन सब में शारीरिक क्रिया शामिल है ना, हाथ हिल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। हाँ है दो। तो लर्नोग्राफी का तर्क है कि इसी तरह की मोटर गतिविधियों के जरिए ज्ञान दिमाग में ज्यादा मजबूती से अंकित होता है। अच्छा और ब्रेन पेज बनता है। अच्छा। तो फिजिकल एक्शन से मेंटल इम्प्रिंटिंग मजबूत होती है। जी। ये सिर्फ निष्क्रिय रूप से जानकारी लेने से कहीं ज्यादा प्रभावी माना गया है। तो मतलब ये हुआ कि किसी विषय को समझने के लिए उससे जुड़ी शारीरिक क्रिया करना, चाहे वो लिखना हो, चित्र बनाना हो या बोलकर समझाना, दिमाग में उस जानकारी को एक तरह से पक्का कर देता है। बिल्कुल। जैसे सिर्फ नक्शा देखने के बजाय खुद रास्ता बनाकर मंजिल तक पहुंचना ज्ञान को ज्यादा स्थायी बनाता है। ये दिलचस्प है। हाँ, और इसी प्रक्रिया को समझाने के लिए लर्नोग्राफी में 3 तरह के पेज का जिक्र आता है। 3 पेज? जी। सोर्स पेज, ब्रेन पेज और जीड पेज। ओके, सोर्स पेज, ब्रेन पेज और जीड पेज। हाँ, जीड पेज। जी। ये ज्ञान हस्तांतरण की पूरी यात्रा को दिखाते हैं एक तरह से। तो सोर्स पेज तो हुआ जहां से जानकारी मिल रही है, किताब वगैरह। जी हाँ, सोर्स पेज मतलब स्रोत, किताब या अन्य। ब्रेन पेज, जैसा हमने समझा, दिमाग में उस जानकारी का व्यवस्थित रूप से अंकित होना। और ये तीसरा जीड पेज, ये क्या है? स्रोत इसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताते, लेकिन ऐसा लगता है कि ये उस ज्ञान के व्यावहारिक इस्तेमाल या आउटपुट से जुड़ा हो सकता है। मतलब एप्लीकेशन या शायद टेस्ट। हाँ, शायद। मतलब जानकारी लेना, सोर्स पेज, उसे दिमाग में संगठित करना, ब्रेन पेज, और फिर उसे लागू करना या दिखाना, जीड पेज। ये एक पूरी साइकिल हो सकती है। ठीक है। और ब्रेन पेज बनता कैसे है? क्या सिर्फ एक बार पढ़ने से बन जाता है? नहीं, स्रोत कहते हैं कि यह बार बार अभ्यास और समीक्षा से होता है। प्रैक्टिस एंड रिव्यू। अभ्यास और समीक्षा, जी। और ये सिर्फ रटना नहीं है, ये उस विषय की जानकारी का दिमाग में एक तरह का मानसिक सूचकांक बनाना है। मानसिक सूचकांक, मेंटल इंडेक्स। हाँ, जैसे किसी किताब के आखिर में इंडेक्स होता है ना, जिससे कोई भी टॉपिक आसानी से ढूंढा जा सकता है। हाँ, होता है। वैसे ही ब्रेन पेज दिमाग को जानकारी को सही समय पर याद करने और इस्तेमाल करने में मदद करता है। ओके, ये सब सुनने में तो बहुत सैद्धांतिक लगता है, थ्योरी है। हाँ है तो। लेकिन असल में क्लासरूम में ये काम कैसे करता है? क्या इसके कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण दिए गए हैं? हाँ, दिए हैं। स्रोत कुछ ठोस बदलावों की बात करते हैं, जैसे संरचित कक्षाएं, स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम। संरचित कक्षाएं मतलब? बताया गया है कि पारंपरिक क्लासरूम को जीवंत लघु विद्यालयों यानी मिनिएचर स्कूल्स में बदल दिया जाता है। छोटे छोटे स्कूल क्लासरूम के अंदर? हाँ, एक ही क्लास के अंदर 7 ऐसे छोटे छोटे लर्निंग स्टेशन या ग्रुप्स हो सकते हैं। 7 एक ही क्लास में? ये तो काफी अलग है। बिल्कुल, ये पारंपरिक टीचर सामने बच्चे लाइन में वाले सेटअप से बिल्कुल अलग तस्वीर है। तो इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है? अगर बच्चे सीधे किताब से सीख रहे हैं और अपने ग्रुप्स में हैं, तो टीचर क्या करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शिक्षक की भूमिका बदल जाती है। वो पारंपरिक पढ़ाने वाले नहीं रहते। तो क्या बन जाते हैं? वो मार्गदर्शक या कार्य मॉडरेटर बन जाते हैं। उनका काम लेक्चर देना नहीं है, उनका काम है छात्रों को उनका ब्रेन पेज विकसित करने में मदद करना, उन्हें सही दिशा दिखाना, उनकी प्रगति पर नजर रखना। जोर पूरी तरह से छात्र संचालित सीखने पर है। स्टूडेंट ड्रिवन लर्निंग। जी। और ये लघु विद्यालय कैसे काम करते हैं? क्या बच्चे अकेले पढ़ते हैं इनमें? नहीं, अकेले नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये अक्सर सहकर्मी नेतृत्व वाले छोटे समूह होते हैं, पीयर लेड मिनिएचर स्कूल्स। अच्छा, पीयर लेड। जी। मतलब बच्चे ही एक दूसरे को सिखाते हैं? हाँ, छात्र एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते भी हैं। इससे सहयोग, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ावा मिलता है। ये तो अच्छा है। और माहौल कैसा होता है क्लास का? कोशिश की जाती है कि माहौल शांत हो, केंद्रित हो, जहां छात्र बिना किसी बाधा के किताबों और दूसरे संसाधनों के साथ गहराई से जुड़ सके। ठीक है। इसमें कुछ खास तकनीकों का भी जिक्र था शायद। थैलेमिक साइक्लोजिड रिहर्सल, ये क्या चीज है? हाँ, ये एक तकनीकी शब्द है, थैलेमिक साइक्लोजिड रिहर्सल। सुनने में भारी लगता है। हाँ, इसका मतलब शायद दिमाग के एक हिस्से
थैलेमस से जुड़ी दोहराव की प्रक्रिया से है, जिससे याददाश्त मजबूत होती है। अच्छा, जैसे हम कोई गाना बार बार सुनकर याद कर लेते हैं, वैसा कुछ? हाँ, शायद कुछ वैसा ही, पर इसे एक व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करने की तकनीक है, जिसे मोटर विज्ञान गतिविधियों के साथ जोड़ा जाता है। स्रोत इसे तंत्रिका विज्ञान पर आधारित तरीका बताते हैं। ओके। और एक वन डे वन बुक सिस्टम का भी जिक्र था, उसका क्या मतलब हो सकता है? संभवतः इसका मतलब है कि छात्र एक दिन में किसी एक किताब या एक विषय पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं। अच्छा, मल्टीटास्किंग नहीं। हाँ, बजाय इसके कि वे एक ही दिन में कई अलग-अलग विषयों के बीच भागते रहें। ये गहराई से सीखने और ब्रेन पेज बनाने के विचार के अनुरूप लगता है। तो ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि लर्नोग्राफी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? मतलब इसके समर्थक क्यों मानते हैं कि ये जरूरी है? स्रोत इसके कई कारण बताते हैं। पहला, जैसा कि दावा किया गया है, ये दिमाग कैसे सीखता है उसकी गहरी समझ पर आधारित है। ब्रेन सर्किट्स की समझ। जी। दूसरा, मोटर विज्ञान का अनोखा अनुप्रयोग जो निष्क्रिय सीखने को सक्रिय बनाता है। एक्टिव लर्निंग। हाँ। तीसरा, ये सिर्फ अकादमिक ज्ञान पर नहीं रुकता है, ये छात्रों के समग्र विकास पर जोर देता है। समग्र विकास मतलब? उनकी आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, इन सब को बढ़ाने पर जोर है। ये तो आज के जमाने में बहुत जरूरी स्किल्स हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका लक्ष्य छात्रों को सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना नहीं है, तो फिर? बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। उन्हें ऐसे कौशल देना जिससे वो तेजी से बदलती दुनिया में ढल सकें, नई चीजें सोच सकें, इनोवेट कर सकें और कामयाब हों। मतलब सिर्फ जानकारी रटना नहीं, बल्कि योग्यता बनाना। सही कहा, ये कॉम्पिटेंस बनाने पर केंद्रित है। शिवा नारायण ने एक स्कूल ऑफ नॉलेज ट्रांसफर भी स्थापित किया है, जैसा बताया गया। उसका कोई विजन, कोई मिशन भी है? हाँ, बताया गया है। उनका विजन है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया हो, एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग वाली दुनिया। जी, जहां स्कूल सिर्फ पढ़ाने की जगह न रहकर ज्ञान को सही मायने में ट्रांसफर करने और इनोवेशन के केंद्र बने। और मिशन क्या है? मिशन है सीखने वालों को ऐसे साधन, तकनीक और मानसिकता देना जिससे वो स्वतंत्र रूप से ज्ञान में महारत हासिल कर सके। इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनाना। हाँ, मतलब अकादमिक पढ़ाई को एक उबाऊ जरूरत के बजाय एक मजेदार और खुद से चलने वाली प्रक्रिया में बदलना, सेल्फ ड्रिवन प्रोसेस। वाह, ये सब सुनकर तो लगता है कि ये शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव की बात है। तो क्या स्रोत इस बारे में भी बताते हैं कि अलग-अलग लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे शिक्षकों को, स्कूल लीडर्स को, रिसर्चर्स को, माता-पिता को? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इन सब के लिए एक तरह का आह्वान करता है, कॉल टू एक्शन है। अच्छा, जैसे शिक्षकों के लिए क्या कहा गया है? शिक्षकों से कहा गया है कि वे पारंपरिक पढ़ाने से आगे बढ़कर प्रशिक्षण पर ध्यान दें। ट्रेनिंग पर? हाँ, पढ़ाना नहीं, ट्रेनिंग देना। पावर करना है ताकि वे अपनी सीखने की प्रक्रिया का जिम्मा खुद लें। और स्कूल नेताओं और पॉलिसी बनाने वालों के लिए क्या सुझाव हैं? उनसे आग्रह किया गया है कि वे स्कूलों की मौजूदा संरचना, जो स्ट्रक्चर है, और जो काम करने के तरीके हैं, उन पर गंभीरता से दोबारा सोचें। मतलब सिस्टम को बदलना होगा। हाँ, लर्नोग्राफी आधारित प्रशिक्षण में निवेश करें। पाठ्य पुस्तकों को शायद बदलना पड़े, उन्हें शायद ट्रांसफर बुक्स कहा जा सकता है। सीखने के माहौल में निवेश करें। उन्हें ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जो सीधे किताब से मस्तिष्क ज्ञान हस्तांतरण और मापने योग्य नतीजों को बढ़ावा दें, मेजरेबल आउटकम्स। ओके। और शोधकर्ताओं और रिसर्चर्स के लिए? हाँ, उन्हें लर्नोग्राफी के पीछे के विज्ञान को, प्रैक्टिकल न्यूरोसाइंस को और असल ज्ञान हस्तांतरण की प्रक्रिया को और गहराई से समझने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मतलब और रिसर्च की जरूरत है? जी, सुझाव है कि अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ मिलकर काम करें, एविडेंस बेस्ड मॉडल विकसित करें और न्यूरोसाइंस, मोटर लर्निंग और शिक्षा सुधार के बीच की कड़ियों को मजबूत करें। और अंत में माता-पिता और समुदाय, उनकी क्या भूमिका है? उनसे आह्वान किया गया है कि वे ऐसी स्कूली शिक्षा व्यवस्था की वकालत करें जो सिर्फ रटने रटाने पर जोर ना दे। मतलब रट्टा मार पढ़ाई के खिलाफ? हाँ, बल्कि वास्तविक ज्ञान हस्तांतरण पर केंद्रित हो। उन्हें अपने बच्चों में सतही जानकारी के बजाय वास्तविक योग्यता,
क्रिटिकल थिंकिंग और जीवन भर सीखने की ललक को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जी, मूल संदेश यही है कि हमें पारंपरिक शिक्षण की सीमाओं से आगे बढ़कर देखना होगा। तो कुल मिला के इसका क्या मतलब निकलता है? लर्नोग्राफी शिक्षा को देखने का एक अलग नजरिया पेश करती है। बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी देने के बजाय उस जानकारी को दिमाग के अंदर इस्तेमाल करने लायक कौशल, व्यवहार और स्थायी याददाश्त में बदलने का एक व्यवस्थित तरीका सुझाती है। हाँ, एक सिस्टमैटिक तरीका। ये पारंपरिक मॉडल से हटकर है, जो काफी हद तक निष्क्रिय सुनने पर आधारित है। ये सक्रिय, मोटर संचालित जुड़ाव और मापने योग्य परिणामों पर जोर देती है। बिल्कुल, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? क्या सीखने की प्रक्रिया वाकई हमारे दिमाग के काम करने के प्राकृतिक तरीकों के साथ बेहतर ढंग से तालमेल बैठा सकती है, जैसा कि लोनोग्राफी प्रस्तावित करती है? ये बड़ा सवाल है। और अगर हाँ, तो भविष्य में सीखने और सिखाने का पूरा नज़ारा कैसे बदल सकता है? क्या ये स्कूलों के मौजूदा स्वरूप के अंत का संकेत है, या ये उसी सिस्टम के अंदर एक बड़ा बदलाव है? ये सोचने वाली बात है। और अंत में एक और विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जी। अगर ज्ञान को वाकई सीधे किताब से मस्तिष्क में एक प्रयोग करने योग्य रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसा लर्नोग्राफी का दावा है, तो भविष्य के छात्र जानकारी को कैसे प्रोसेस करेंगे, वे उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? हाँ। और ये दुनिया के साथ उनकी बातचीत को, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, उनकी क्रिएटिविटी को कैसे आकार देगा? बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं जिन पे आगे सोचने और शायद पड़ताल करने की ज़रूरत है।